नमस्कार। हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी बायोलॉजी में दो पार्ट्स हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी से, जिसका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक पोर्शन है। सबसे पहले तो एनाटॉमी क्या है? किसी की भी स्ट्रक्चर, वो है उसकी एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी होती है फंक्शनिंग। कोई भी ह्यूमन सिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है? जैसे किडनी एक ऑर्गन है, तो किडनी से सिस्टम बना एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है? गैसियस एक्सचेंज। तो फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर मतलब जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स हैं, या इससे यूरेटर जुड़ी हुई है, ये यूरिन को कहाँ लेके जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर आएंगी और फिजियोलॉजी में फंक्शन आएगा। अब इससे पहले कि अपन सिस्टम स्टार्ट करें, कुछ चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए सिस्टम से रिलेटेड। जैसे ये दीवार है एक, इसकी बेसिक यूनिट पूछी जाए तो क्या है? सबसे छोटी यूनिट जो इसकी क्या है? एक ब्रिक है, एक ईंट है, वो इसकी सबसे छोटी यूनिट है। मान लो ये वाली। अगर मैं पूछूं इन ब्रिक्स से मिलकर क्या बन रही है? एक पूरी वॉल बन रही है। और ये वॉल किसी को घर में क्या बना रही है? एक रूम। इन रूम से मिलकर क्या बन रहा है? पूरा हाउस बन रहा है। ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट क्या थी? ब्रिक। जो इसकी स्ट्रक्चर की सबसे बेसिक यूनिट है ब्रिक। ब्रिक से बनी वॉल, वॉल से बना रूम, रूम से बन गया पूरा घर, हाउस बन गया। ठीक है। कुछ ऐसे ही अपने बॉडी में ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, पर एग्जांपल्स दे देता हूं ऑर्गेनेल्स का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आप सबने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सोसाइडल बैग कहते हैं इसको, लाइसोसोम। ये पावर हाउस हो गया, ये सोसाइडल बैग हो गया, लाइसोसोम। ठीक है। दीज आर ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल जब मिलते हैं तो क्या बनती है? एक सेल। तो अपनी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, जैसे ब्रिक थी, वैसे ही यहां पे अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। ऑर्गेनल नहीं है। ऑर्गेनल का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व ऑर्गेनेल्स का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया अकेला कहीं पड़ा है, नहीं। एटलीस्ट सेल होनी जरूरी है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें केवल एक सिंगल सेल है, जैसे अमोइबा। अमीबा एक सिंगल सेल है, तो एक सिंगल सेल का भी एग्जिस्टेंस है। अकेला माइटोकॉन्ड्रिया, अकेला लाइसोसोम नहीं हो सकता। तो अपनी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। कई सेल्स मिली तो एक टिश्यू बना, जैसे स्किन अपना एक बॉडी पार्ट भी है, ये एक टिश्यू है। ठीक है। जैसे स्किन के दो पार्ट है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो सबसे पहली चीज आती है जो सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये सेल्स कई सारी मिलकर क्या बनाएगी? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन जैसे हार्ट के अंदर कई सारे क्या होंगे? टिश्यू होंगे। ये ऑर्गन मिलेंगे कई तो सिस्टम बनेगा। जैसे हार्ट के साथ में आर्टरी, वेन्स सब जुड़ जाएगी, सारी सप्लाई मिल जाएगी, ब्लड, तो क्या बनेगा? सिस्टम। कौन सा? कार्डियक सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सेल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बॉडी है, सॉरी। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहली चीज आती है बेसिक, एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन क्या है? कोई भी वेस्ट मटेरियल, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, दो तरह से आते हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म से, जो बॉडी के अंदर चल रही है, मेटाबॉलिज्म से आ रहा है। एक कोई एक्सेस फूड अपन इंजेक्शन कर लेते हैं, कोई भी एक्सेस थिंग जो इंजेक्शन कर रहे हैं उससे आ रहा है बॉडी के अंदर। तो उनको बॉडी से एलिमिनेट करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या है? एक्सक्रीशन है, ठीक है। एक्सक्रीशन is a process of eliminating waste product of metabolism and other non-useful material। अब मेटाबॉलिज्म में क्या है? अपने बॉडी के अंदर चार चीजें होती है जो रिक्वायरमेंट होती है मेनली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट जो है और जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों तो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एंड इनके मेटाबॉलिज्म से ऑब्टेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी, थ्रू रेस्पायरेशन। ये कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी लंग्स के थ्रू। तो सबसे पहली चीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों CO2 रिलीज करते हैं मेटाबोलाइट्स। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे क्या रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है और ये गैसियस एक्सचेंज के थ्रू बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट था ये चला गया अपने पास, ठीक है। अब जो बची चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन दोनों के जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, इन दोनों के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होता है? वो क्या होता है? CO2 प्लस अमोनिया। CO2 प्लस अमोनिया। CO2 तो वही वापस गैसियस एक्सचेंज के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी थ्रू लंग्स। अमोनिया जो है NH3, इसका केमिकल फॉर्मूला है अमोनिया का NH3। ये क्या है? बहुत ही टॉक्सिक गैस है। अगर ये बॉडी में इटसेल्फ पड़ी रहेगी तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। नुकसान क्या करती है ये बॉडी में? अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके अलग अलग नुकसान करेगी है। अगर आप डायरेक्ट अमोनिया कहीं है उसको अगर अपन सूंघ लेते हैं तो ये रेस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम कर देती है, लंग्स के अंदर इरिटेशन डेवलप करती है और लंग्स डैमेज भी कर देती है, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है इससे। तो एक टॉक्सिक गैस है अमोनिया। अमोनिया को बॉडी से निकालना है तो इसके लिए कंप्लीट प्रोसेस है अपने अंदर। तो ये अमोनिया आ कहाँ से रही है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन से। एक्चुअली क्या होता है, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, तो बॉडी के अंदर स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले स्टमक से होता है। स्टमक में क्या होता है? एक आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आगे याद रखना, काम आएगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिन में। पेप्सिन में तो स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। इंपॉर्टेंट है एंजाइम। किसी भी एंजाइम में नोजन आ गया तो वो उसकी इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। इस कन्वर्जन के लिए जरूरी क्या है? HCl। ये कोई ना कोई कन्वर्जन के लिए कोई एजेंट जरूरी होता है। कोई भी एंजाइम हो, हार्मोन हो, उसके लिए कोई ना कोई एजेंट या ट्रिगर जरूरी होता है। नहीं तो आप सोचो स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन अपने आप ही कन्वर्ट होने लग जाए पेप्सिन में, अपना प्रोटीन आया ही नहीं, तो ये अपने जो वाल है, सेल मेम्ब्रेन है जो स्टमक के अंदर की है, वो भी प्रोटीन से बनी है, कहीं ना कहीं उसमें भी प्रोटीन है, ये उसको ही डाइजेस्ट कर देंगे अगर पड़ा रहेगा तो एक्स्ट्रा। तो
पेप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ये HCl कहाँ से आता है? ये स्टमक के अंदर ही एसिड रिलीज होता है, यही अपने अंदर कई बार जो एसिडिटी कर देता है, ये HCl ही ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी होती है। तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। ये पेप्सिन ही क्या करता है? इस प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है। स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल, याद रखना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ये स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आगे जाके ब्रेक हो जाते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन में इसके ऊपर काम करता है पैनक्रियाज। ये भी अपना एक एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखना ग्लैंड्स में कराऊंगा। पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है इनके ऊपर? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये इस प्रोटीन को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन गए थे प्रोटीन के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को किस में तोड़ देते हैं? अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बता देता हूं सारी प्रोसेस। अपने बॉडी के अंदर सबसे पहले बाहर से प्रोटीन आई, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ये प्रोसेस कहाँ हुई? स्टमक में। किसने किया? पेप्सिन ने। पेप्सिन ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब इंटेस्टाइन में गए तो यहाँ पे क्या काम किया? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये कहाँ से आया? पैनक्रियाज से। और ये किस में कन्वर्ट हो गए? अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। प्रोटीन स्टमक में आया, पेप्सिन काम किया, स्मॉल मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियाज से आ रहा है। तो ये अमीनो एसिड में जब कन्वर्ट हो गया, ये अमीनो एसिड अब जैसे ही अपने कोई फूड है, मान लो ये स्टमक है, जैसे ही कोई फूड अपने स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, तो इसका जब ऐसा फॉर्म हो जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, और यहाँ पे साइड में क्या रहती है? ब्लड रहती है, ब्लड कैपिलरीज रहती है। ठीक है, तो ये साइड में क्या आ रहा है? ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज है। तो जैसे ही कोई ऐसा फूड आएगा जो एब्जॉर्बेबल हो गया, एब्जॉर्ब हो सकने योग्य हो गया, तो जैसे अमीनो एसिड है तो ये एब्जॉर्ब हो सकती है, ये डायरेक्ट इससे ब्लड के अंदर आ जाएगा और ब्लड में इसका फर्दर कोई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अमीनो एसिड जाएगा, ब्लड में जाएगा अमीनो एसिड, ये ब्लड में आ गया, क्या आ गया? अमीनो एसिड। ये जैसे ही ब्लड में आएगा ना, तो अमीनो एसिड क्या करता है? इसमें दो तरह की प्रोसेस होती है, ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन। ये वैसे आपके काम की नहीं है, फिर भी एक दो प्रोसेस याद रखना, ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन। इससे ये अमीनो एसिड अपना NH2 ग्रुप ट्रांसफर कर देता है ब्लड में। एक एसिड आता है, उस एसिड को ये ट्रांसफर कर देता है, और इस एसिड को ट्रांसफर करने से, एक सेकंड, इस एसिड को ट्रांसफर करने से फाइनल प्रोसेस ये होती है, यहां पे अमोनिया रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब ये अमोनिया जाएगी कहां पे? इसके साथ आगे क्या प्रोसेस होगा ये अपन रीनल सिस्टम और लीवर के अंदर स्टडी करेंगे। फिर भी बता देता हूं, ये यूरिया बना लेगी। अमोनिया क्या करेगी? यूरिया बना लेगी। सबसे पहली चीज, अपने बॉडी के अंदर आया प्रोटीन, प्रोटीन आने के बाद क्या हुआ? अपने बॉडी के अंदर आया प्रोटीन, प्रोटीन आया, ये किस में बदल गया? अमीनो एसिड में। प्रोसेस कहाँ से कहाँ? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन दोनों में प्रोसेस हुई, अमीनो एसिड में बदल गया, ये अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया तो अब इसका क्या होगा आगे प्रोसेस, वो सारा अपन आगे देखेंगे। फिर भी अमोनिया बनती है लास्ट में, अमोनिया किस में बदल जाती है? यूरिया में बदल जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अमोनिया किस में बदल जाती है? यूरिया में। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, अमोनिया क्या है? टॉक्सिक है, इसीलिए अपन ने इसको यूरिया में बदला। ये यूरिया यूरिन से निकल गया बाहर। ठीक है, अमोनिया
यूरिया में कन्वर्ट होगी, यूरिन से निकल गई यूरिया। ठीक है, अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होती है, इस साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल। इस साइकिल का नाम होता है यूरिया साइकिल, जिसमें क्या होता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया। ठीक है, यूरिया टॉक्सिक नहीं है। इसी का दूसरा नाम है ऑर्निथीन साइकिल। इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑर्निथीन साइकिल। तो अपने अंदर जो मेजर ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं ह्यूमन में, वो है स्किन, किडनी एंड लंग्स। स्किन में भी एक्सक्रीशन होता है। इसमें कौन मेनली पार्टिसिपेट करती है, स्वीट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में, स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या करती है एक्सक्रीशन, इससे क्या निकलता है अपना, स्वीट पसीना निकलता है। स्वीट ग्लैंड से निकल रहा है स्वीट। इसके अंदर क्या आता है एक्सक्रीशन में, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी निकलते हैं जो कि मेन वेस्ट है। अपना जो ह्यूमन का मेन वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। और इससे क्या निकलता है, सोडियम है, एक्सेस सोडियम है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। किस फॉर्म में निकलता है सोडियम, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, जो टेबल सॉल्ट कहते हैं इसको। खाने का नमक जो होता है टेबल सॉल्ट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, टेबल सॉल्ट NaCl, तो ये भी एक्सक्रीट होता है। किडनी तो मेन एक्सक्रीशन कर रही है, सेकेंडरी। लंग्स मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट या फैट से जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे CO2 आ रही है, या प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड से भी CO2 आ रही है, तो वो सारी लंग्स के थ्रू बाहर जाती है। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। इसमें क्या डिफरेंस आएगा, एक्सक्रीशन एंड इजेशन। जो डिफिकेशन होता है, फीकल मैटर जो बाहर जा रहा है, वो इजेशन है। इससे आपको एक्सक्रीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सक्रीशन का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। ये इजेशन है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। जो डाइजेस्ट हो गया वो अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड रह गया वो क्या हो गया, उसका क्या हो गया, इजेशन हो गया। देन एक्सक्रीशन, इजेशन, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। ये सारे अपने पास वेस्ट मटेरियल होते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड सल्फेट, ये सारे अपने पास क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिया, यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया, इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाटर, आयंस, सोडियम क्लोराइड, ये बता दिया, स्किन से हो गया। और बाकी ये किडनी से भी एक्सक्रीट होते हैं। कैसे एक्सक्रीट होते हैं ये सारा डिटेल में अपने को पढ़ना है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। तो इसके अकॉर्डिंग ही एनिमल का एक क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है अपने को। अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं कुछ, अब अमोनिया तो टॉक्सिक मटेरियल है, ये कैसे एक्सक्रीट करते हैं इसको भी अभी चेक कर लेते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, ये दोनों लेस टॉक्सिक हैं, इसलिए इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। अमोनिया है वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं ये जरूर देखना पड़ेगा। फूड मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन से अमीनो एसिड चेन बनती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है एक्चुअल में, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो NH2C, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक एसिड ग्रुप है COH, और एक R मतलब इसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। इस पे कुछ ना कुछ जोड़ते रहो। तो ये जो दो अमीनो एसिड ऐसे जुड़ेंगे तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे NH जुड़ जाएगा। तो दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये प्रोटीन का चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
फिर भी ये थोड़ा सा याद रखना, प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और आपको अगर पूछा जाए सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो होता है ग्लाइसिन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। सो हाइड्रोजन सबसे सिंपल कंपाउंड, NH2COH। स्ट्रक्चर याद नहीं रहती, कोई जरूरत नहीं याद करने की, पर अपने को ये जरूर याद रखना है कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है। इसके बाद यहाँ से रिलीज क्या होती है, अमोनिया रिलीज होती है। अमोनिया रिलीज होती है तो उसका आगे क्या प्रोसेस होता है, ये भी अपने को चेक करना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं नाइट्रोजिनस मटेरियल का, उस बेस पे कितने टाइप के एनिमल होते हैं। एक तो अमोनोटेलिक, जो क्या नाम से क्लियर है, अमोनिया रिलीज करेंगे। यूरियोटेलिक, यूरिया रिलीज करेंगे। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल से कुछ चीज क्लियर होगी। इसमें देखो अमोनोटेलिक में बोनी फिश, मतलब फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, जो पानी के अंदर इंसेक्ट है या एम्फीबियन या फिश है। ऐसा क्यों है, जो अमोनोटेलिक है वो पानी के अंदर ही है। इसका कारण है, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है के अंदर होने का कारण, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है। तो जब भी ये पानी के अंदर रिलीज होगी, ठीक है, तो इसके लिए इसको जरूरी है H2O से रिएक्शन हो, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिससे कोई चीज एक जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम जगह की ओर ट्रांसफर होती है, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, सब चीजें ऐसी होगी। जैसे आप अगरबत्ती को एक कोने में जलाएं, पूरे कमरे में फैल जाती है, तो डिफ्यूजन उसमें प्रोसेस आती है। तो अमोनिया जब बाहर निकलेगी बॉडी से, तो उसको क्या चाहिए, साथ में वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक गैस है। तो इसलिए जितने भी अमोनोटेलिक होंगे, मैक्सिमम नहीं, सारे के सारे वो कहाँ होंगे, पानी के अंदर ही होंगे। ऐसा नहीं है यूरियोटेलिक पानी के अंदर नहीं हो सकते हैं, दोनों प्रोसेस हो सकती है। कुछ जो एम्फीबियंस हैं उसके अंदर भी यूरिया रिलीज हो सकती है, कुछ मेराइन फिशेज है उसमें भी हो सकती है, कुछ मैमल्स भी ऐसे हो सकते हैं। थर्ड है यूरिकोटेलिक, इसका एग्जांपल है रेप्टाइल, बर्ड एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, इनमें यूरिक एसिड रिलीज होता है। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, ठीक है। यूरिया सबसे कम टॉक्सिक यूरिया है। NH3 टॉक्सिक है, ह्यूमन बॉडी में भी अमोनिया बन रहा है, NH3 मतलब अमोनिया। तो अमोनिया रिलीज हो रहा है ह्यूमन बॉडी में भी, परंतु उसका ट्रांसफर हो जाता है यूरिया साइकिल में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यूरिया में। ये यूरिया साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे। यूरिया साइकिल कहाँ चल रही है, लीवर के अंदर चल रही है। इसका यूरिया साइकिल नाम ना आके ऑर्निथीन साइकिल भी आ सकता है, ऑर्निथीन साइकिल भी आ सकता है। ऑर्निथीन साइकिल की जो नेम क्यों है, क्योंकि इसमें जो लास्ट सब्सटेंस बनता है यूरिया के साथ में, वो ऑर्निथीन कंपाउंड होता है, तो इसलिए इसका नाम ऑर्निथीन साइकिल भी है। यूरिया साइकिल लीवर के अंदर चलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है। यूरिया साइकिल लीवर में चलने का फायदा ये होता है कि जो अमोनिया है, जो टॉक्सिक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि जो डायरेक्ट यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, जो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब इसमें ये चीज आती है कि लीवर के अंदर जब ये बन रहा है, अगर मान लो लीवर में ही गड़बड़ होगी, तो अपने बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अमोनिया। ये अमोनिया कहाँ जाएगा, अपने ब्रेन में जाएगा। ब्रेन के अंदर क्या करेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ट्रेमर आ जाते हैं जो काफी खतरनाक है। तो यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, लीवर के अंदर चलता है, और ह्यूमन बॉडी के लिए यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंस है। अमोनोटेलिक हो गया, यूरियोटेलिक हो गया, यूरिकोटेलिक हो गया। अमोनोटेलिक का अगर कुछ भी याद नहीं है एग्जाम्पल, तो सबसे पहले देख लेना एक्वेटिक कौन सा है, क्योंकि एक्वेटिक जो होगा वो अमोनिया रिलीज कर सकता है। फिर भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो बोनी फिश है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, एंड
एक्वेटिक इंसेक्ट्स है। यूरियोटेलिक का एग्जांपल मैमल्स एंड मेराइन फिशेज है। यूरिकोटेलिक का रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स है। ठीक है,